शुरू कर सकता हूं? ठीक है। 3, 2, 1। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर रखा गया विषय भारतीय बुद्धिजीवियों के सदन का मत है कि स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश भारतीय जनता सिस्टम यानी सत्ता और समाज इसके प्रति नैराश्य यानी निराशा का भाव और अविश्वास युक्त हो गई है। सबसे पहले वर्तमान का समय हम देख लेते हैं। वर्तमान के समय में भारतीय बुद्धिजीवी जो भारतीय परिस्थितियों, भारतीय संदर्भों का विश्लेषण करते हैं, उनकी विवेचना करते हैं और विश्लेषण विवेचना के अंतर्गत भारतीय समाज में व्याप्त जो सत्ता है अर्थात पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, लीगल या जुडिशियल सिस्टम, उन अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम्स हैं उस सिस्टम के अंतर्गत एक अथॉरिटी हमें देखने को मिलती है, एक सत्ता हमें देखने को मिलती है और समाज देखने को मिलता है। इन दोनों का विश्लेषण करते हैं, इनके कृत्यों का विश्लेषण करते हैं, उन कृत्यों के अंतर्गत कौन कौन से स्ट्रक्चरल फ्लॉज हमें देखने को मिलते हैं अर्थात उनमें कौन कौन से लूप होल्स हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनके प्रभावों यानी उनके कॉन्सिक्वेंसेस अर्थात उनके आउटकम का अध्ययन करते हैं और फिर इसके आधार पर वर्तमान भारतीय समाज जो है उसकी मानसिकता का अध्ययन करते हैं, उसकी साइकी का अध्ययन करते हैं, साइकी पर पड़ने वाले जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट किन फैक्टर से पड़ रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है। और अब यहां जो समय है वो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समय यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, उसके पश्चात अब समय को हम देख लेते हैं। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड है उसमें कई प्रकार के हमें समस्याएं देखने को मिलती है। जो समस्याओं इन समस्याओं को समझने से पहले हम समझते हैं जो सिस्टम है वो अपने आप में क्या होता है। सिस्टम अपने आप में क्या होता है? सिस्टम यानी जो अथॉरिटी और समाज दोनों से मिलकर बनता है। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी जो दो चीजों से मिलकर बनती है, पावर और लेजिटिमेसी। पावर यानी कि जो शक्ति है अर्थात मेरे नियमों, मेरे कानूनों और कायदों को दूसरों को मनवा पाना, इसमें इन्फ्लुएंस की जो पावर है, इन्फ्लुएंस एबिलिटी हमें देखने को मिलती है शक्ति के अंतर्गत, जिसमें दो चीजें हैं, वो हार्ड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और इन्फ्लुएंस की कंटेक्चुअलिटी भी हो सकती है। और दूसरी चीज है लेजिटिमेसी अर्थात मैं अपने पावर को जब सोसाइटल लेवल पर एक्सरसाइज करूंगा तो उसे सोसाइटल परसेप्शन कैसे लेजिटिमेट कर पाता है, सामाजिक स्वीकृति उसे कैसे मिल पाती है। दो चीजों से मिलकर के अथॉरिटी बनती है और अथॉरिटी अलग अलग सेंसेस में हो सकती है। वो इकोनॉमिक सेंस में अथॉरिटी हो सकती है, पॉलिटिकल सेंस में हो सकती है, लीगल सेंस में हो सकती है, मॉरल सेंस में हो सकती है। अब समाज में कई भारतीय समाज की बात करें तो डाइवर्स ओपिनियंस है, यानी डाइवर्स ओपिनियंस होने के कारण कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति बनी रहती है अर्थात इश्यूज और क्लैशेस का रहना देखने को मिलता है। उनको सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है वो सिस्टम के रूप में देखने को मिलता है अर्थात समाज के अंतर्गत ही अथॉरिटी के रूप में एक सिस्टम देखने को मिलता है। वो सिस्टम में अब यहां सिस्टमैटिक थ्योरी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है जो कि इनपुट्स, आउटपुट्स और उसके फीडबैक की चेन में बनती है अर्थात सिस्टम में कई तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब हम सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लीगल स्ट्रक्चर है एक सिस्टम का, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और हर किसी स्ट्रक्चर का अपनी एक फंक्शनिंग है। फंक्शनिंग का मतलब वो किस सेंस में काम करती है। लीगल स्ट्रक्चर लीगल इश्यूज को टैकल करेगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पॉलिटिकल इश्यूज को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक इश्यूज को। अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अपनी अपनी फंक्शनैलिटी के आधार पर ये समाज से क्या लेते हैं, इनपुट्स लेते हैं। मान लीजिए लीगल इनपुट लिया लीगल स्ट्रक्चर ने सिस्टम के अंतर्गत और फिर उसका एक आउटपुट दिया जो कि लीगल आउटपुट होगा और वो आउटपुट जब समाज में जाएगा तो ये पूरी की पूरी चेन बनेगी और समाज उससे फीडबैक देगा कि ये सिस्टम सही है या नहीं है, यानी कि जो सिस्टम के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी किस आधार पर है वो समाज के आउटपुट्स फीडबैक के रूप में देखने को मिलेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो हमें देखने को मिलेगा। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ये तो हमने सिस्टम को समझ लिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो इश्यूज है, सबसे पहला भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण इशू हो जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थानों में निजी स्वार्थ को प्रतिपूरित कर देना नियम और कायदों को ताक पर रखते हुए, ये जो है वो करप्शन को दर्शाता है। दूसरी प्रवृत्ति रेड टेपिज्म अर्थात लाल फीताशाही की प्रवृत्ति, नियमों और कायदों कानूनों को टाल के उनको ताक पर रखते हुए चीजों को आगे एक तरह से डिले कर देना, जो ये डिले टेंडेंसी है ये बहुत अधिक देखने को मिलती है, जिसके कारण अब इसका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है वो जनता पर आएगा, जो कि हम अविश्वास और नैराश्य युक्त भाव जो है वो जनता में देखने को मिलेगा। ये एक इंपैक्ट है और उसका प्रदर्शित होना, उसका शोकेस होना वो भी हम देखेंगे। तीसरी प्रवृत्ति इनकम डिस्पैरिटी का गठित होना, इसका जो पैमाना है वो इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए तो गिनी कोफिशिएंट की जो समस्या देखने को मिलती है, गिनी कोफिशिएंट अर्थात इनकम डिस्पैरिटी का जो है वो लगातार बढ़ता जाना, लगातार एक ऐसे वर्ग का पैदा होना जो कि स्ट्रक्चर्स में सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे प्रिविलेजेस को अपने पास एक्यूमुलेट कर रहा है और जो बाकी जनता है उसके पास बेसिक नेसेसिटीज भी खत्म होती जा रही है। तीसरी समस्या कास्टिज्म की समस्या जो कि स्ट्रक्चर्स में इनहेरेंट है, साइकी में इनहेरेंट है, वो अपने आप में फ्लो को पैदा करती है और जिससे कि आउटपुट समाज का जो आउटकम है, सिस्टम के अंतर्गत अथॉरिटी का जो आउटकम है वो प्रभावित होता है। उस आउटकम को लेकर जो परसेप्शन बनता है वो अविश्वास और नैराश्य के भाव को पैदा करता है। तीसरी समस्या, अगली समस्या नेपोटिज्म की है, भाई भतीजावाद की समस्या जो कि खुद के जो फेवर्स हैं उनको क्लियर करती है। अब हमारा जो अगली समस्या जो है वो इसमें पेट्रियार्कल समस्या देखने को मिलती है, पेट्रियार्कल टेंडेंसीज में देखने को मिलती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का एक कैरेक्टराइजेशन
प्रायोरिटाइजेशन हमारी ओर से, हमारा बर्डन देखिए, हमारा बर्डन ये कह रहा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में सिस्टमैटिक फ्लॉज, स्ट्रक्चरल फ्लॉज के कारण उनका जो सोशियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली इंपैक्ट पड़ रहा है भारतीय जनता की मानसिकता, अधिकांश इसके अर्थ में बात कर रहे हैं हम यहाँ, हर व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, अधिकांश के संदर्भ में, जो कि उस सिस्टम का हिस्सा है और उस सिस्टम के हिस्सा होने के अंतर्गत उनके समाजशास्त्रीय तौर पर और मनोवैज्ञानिक तौर पर पड़ने वाला प्रभाव अविश्वास और निराशा के भाव को जन्म देता है। निराशा का भाव क्या होता है? निराशा का मतलब एक सेंस ऑफ डेस्पेयर पैदा करना। सेंस ऑफ डेस्पेयर का मतलब होता है कि आप उस सिस्टम में जो फ्लॉज आ रहे हैं, सिस्टम से जो भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनको लेकर के आप निराशा का भाव रखते हैं, अर्थात आपके जो सर्टेन एम्बिशंस थे उस सिस्टम को लेकर, जो स्ट्रक्चर को लेकर, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की अगर हम बात करें, उसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात करें, तो पॉलिटिकल एम्बिशंस हमारे कुछ और थे। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का होगा जिसमें फ्लॉज नहीं होंगे, जो कि कॉलोनियल पीरियड में थे, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की अगर हम बात करें, जिसमें भ्रष्टाचार था, जिसमें कम्युनलिज्म भी था, लेकिन उसकी जब कंटिन्यूटी हुई, उसकी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद में उस चीज की कंटिन्यूटी होना एक सेंस ऑफ डेस्पेयर को पैदा करता है, जो कि कंपैरेटिवली ना हो पाना फीडबैक में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, समाज जो आउटपुट्स दे रहा है, सिस्टम से जो आउटपुट्स निकले, उस आउटपुट्स जो समाज में जा रहे हैं फीडबैक के रूप में, वो फीडबैक अपने आप में क्या पैदा करता है? निराशा के भाव, निराशा के भाव को और अविश्वास को। अब अविश्वास का भाव हमारे लिए क्या है? अविश्वास का भाव कई संदर्भों में देखने को मिलता है, एक संदेह युक्त भाव होना। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है लोअर वोटिंग टर्नआउट का होना। वर्तमान संदर्भ में हम इलेक्शंस की बात करें, क्योंकि वोटिंग टर्नआउट इलेक्शंस के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका एक स्ट्रक्चर इलेक्शंस है, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर अब अगर हम देखें तो उसमें जो विशेष रूप से जो वंचित वर्ग के अंतर्गत जो लोग आ जाते हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है या उनकी रुचि जो है वो इलेक्शंस में इसलिए घटती जा रही है क्योंकि उन्हें जो एम्बिशंस थे उस सिस्टम से, उस सिस्टम के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, वो नहीं पूरे होने पर एक निराशा या अविश्वास का भाव पैदा हुआ। इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखा जा सकता है माइग्रेशन टेंडेंसीज के रूप में। वर्तमान संदर्भ में जो भारत में जो प्राइवेटाइजेशन जिस संदर्भ में बढ़ता जा रहा है, निजीकरण की लगातार प्रवृत्ति, प्राइवेट कंपनीज आती जा रही है, प्राइवेट कंपनीज में जो इंडियन यूथ है जो कि अपने इंडियन सिस्टम से असंतुष्ट है, इसके कारण उनकी रुचि बाहरी जो विदेशी कंपनियां हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करें, चाहे हम बात करें गूगल की, चाहे हम बात करें अमेजॉन की, उसमें जो इंडियन यूथ है उसकी पार्टिसिपेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम, अपने लीगल सिस्टम से असंतुष्ट है। उस चीज को हम देखा जा सकता है। और इसकी समस्या वर्तमान संदर्भ में जो अमेरिका की बात करें, चाहे वो सिलिकॉन वैली की ब्रेन ड्रेन की समस्या हो, उसके तौर पर देखी जा सकती है। यह है शोकेस होना, उस निराशा के भाव, उस अविश्वास के भाव का प्रदर्शित होना। हम जो कह रहे हैं वो 100 वॉट की बात है। अगला जो महत्वपूर्ण उदाहरण देखा जा सकता है वो है वर्तमान संदर्भ में जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जेंडर न्यूट्रल लॉस का ना बन पाना, जो कि एलिमनी के केसेस में देखा जा सकता है, जिससे इंडियन जुडिशरी में अविश्वास का भाव है। इसी के साथ समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। सदन पटल पर 1 मिनट का सामान्य समय। ठीक है, शुरू करते हैं। बुद्धिजीवी परिभाषा में हम अग्री करते हैं, कहते हैं लूपहोल्स का अध्ययन करना है किस आधार पे? एम्पेरिकल बेसिस पे, एविडेंसेस के आधार पे, डेटा के आधार पे, स्टैट्स के आधार पे हम अध्ययन करेंगे, हवा में नहीं करेंगे किसी कवि की तरह। अगला ये कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड जहां भ्रष्टाचार है, रेड टेपिज्म है, इंडिविजुअल्स की ये चीजें, इनकम डिस्पैरिटी। यहां से मेरा पहला पॉइंट, इनकम डिस्पैरिटी यदि थी भारत में इंडिपेंडेंस से पहले, तो आज के समय में सबके पास वेल्थ बढ़ी ही है कंपेयर टू जो उस टाइम में वेल्थ थी सबके पास। तो इनकम डिस्पैरिटी भले ही अपने आप में बहुत कम या संकुचित या खत्म ना हो पाए, सबकी वेल्थ बढ़ तो रही है, उनसे उनका विकास या फायदा तो हो ही रहा है, इससे लोग कहीं ना कहीं खुश तो हो ही रहे हैं। अगला ये कहते हैं सिस्टम में कहते हैं अथॉरिटी में होती है, पावर होती है, हार्ड पावर और लेजिटिमेसी, सारी बातें ठीक है। सिस्टम को थोड़ा डिफाइन करते हैं। मतलब सिस्टम जो यहाँ दिया गया है, सत्ता और समाज। सत्ता और समाज मतलब क्या? सत्ता से हम क्या समझते हैं कि इंडिया में यदि हम सत्ता को समझ रहे हैं तो क्या है वो डेमोक्रेसी है। सत्ता में सरकारें आती हैं, मतलब डेमोक्रेसी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को चूज करेगी, कभी नहीं करेगी। तो यहाँ पे सत्ता मतलब डेमोक्रेसी। अगला समाज यहाँ पे लोगों को इंडिकेट करा, वो लोग जो अपने एक दूसरे के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कि वो इस बात से एग्री करते हैं कि हमने कुछ राइट्स को जाने देंगे बदले में कि हमें कुछ स्पेशल तरह के फेवर्स मिले, या मतलब जो सरकार की तरफ से हमें जो प्रोटेक्शन वगैरह मिलती है वो मिले। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आपस में बंधन और विश्वास होना एक दूसरे के आसपास। अब निराशा की डेफिनेशन ये जो देते हैं, सेंस ऑफ डिस्पेयर, बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं महोदय, और यदि है तो डीपीएम बताया किस तरह से सेंस ऑफ डिस्पेयर का मतलब हमें नहीं समझ आ रहा है। अगला तो निराशा में हम क्या कहना चाह रहे हैं? निराशा मतलब क्या? जहां पे आपकी उम्मीद ध्वस्त हो चुकी है, मतलब आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्टेट में है और आपके पास काम करने का मोटिव नहीं बचा है, और इससे क्या होता है कि आपके अंदर खिलाफ जाने का इंटेंट आ जाता है। जिस चीज से आप निराश हुए उसके खिलाफ आप जाना चाहते हैं, और इस केस में क्या है, इसका इंप्लीकेशन ये निकलेगा कि आप कहीं ना कहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाना चाहें, क्योंकि आपका समाज के खिलाफ आपके अंदर निराशा आ गई है। अगला अविश्वास की परिभाषा उनके साइड से नहीं आती है तो हम देते हैं। अविश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का ना बचना, मतलब विश्वास होना ही ना। जैसे कि मेरा पीडी का पार्टनर बैठा हुआ है, अगर मुझे इस पे अविश्वास हो जाए और ये मुझे कहे कि ये पूरी खाओ, मुझे लगे इसमें जहर है,
ये अविश्वास है, मतलब कि आप उस अथॉरिटी के साथ या उस एंटिटी के साथ आप काम कर ही नहीं सकते, इसको हम कहते हैं अविश्वास। अगला महोदय युक्त। युक्त इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? लिप्त हो जाना, उसके अंदर लिप्त हो जाना। अब पहला पॉइंट, अब यदि ये लोग कह रहे हैं, यदि पक्ष इस तरह का स्टेटमेंट लेके आ रहा है कि अधिकांश जनता जो है उसका अविश्वास आ गया है, आपके पास ऐसा कौन सा डेटा जिसकी बेसिस पर आप कह रहे हैं? अब ये मत कहिएगा कि हम नहीं कह रहे कि हमारे पास डेटा नहीं है। आप अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो डेटा लाना, उसको बैक करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने ये कहा कि अब पहली चीज। अगला, ये कहते हैं कास्टिज्म की समस्या है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, नेपोटिज्म, पेट्रियार्की, ये सारी समस्याएं एग्जिस्ट कर रही हैं। पर क्या ये इनहेरेंटली डेमोक्रेसी के कारण एग्जिस्ट कर रही है या डेमोक्रेसी इनको खत्म करने पे काम कर रही है? तो एग्जांपल ये कि डेमोक्रेसी इनको खत्म करने में काम कर रही है और पेट्रियार्की जो पहले थी उसकी तुलना में आज के डेट में बहुत कम है और उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस किया जा रहा है, और वैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी कम हो रही है और कास्टिज्म भी जो कम हो रहा है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का ही परिणाम है अपने आप में। प्लस ये क्या दिखाना चाहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि सोशल और मेंटल लेवल पे जो भी प्रभाव पड़ते हैं हम उसके बेस चीजों को देखेंगे, लेकिन सोशल और मेंटल लेवल पे उनका क्या प्रभाव पड़ा है लोगों के ऊपर, ये आप कैसे जज कर पाएंगे? जब आप उसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट मतलब क्या? आप एविडेंसेस देखेंगे। तो कहां कहां बगावत हो रही है सरकार के खिलाफ, कहां इंडिया के लोग कह रहे हैं कि उनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, कहां इंडिया के लोग कह रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है जैसे आर्मी हो गई या मिलिट्री हो गई या पुलिस हो गई, इनको उखाड़ के फेंक दो। मतलब उनके इंडिविजुअल्स जो उनके अंदर, उनके खिलाफ विरोध हो सकता है, उन सरकारों के खिलाफ विरोध हो सकता है, पर डेमोक्रेसी एज अ इंस्टीट्यूशन के खिलाफ विरोध नहीं हो रहा है इंडिया में इस समय पे। तो यहाँ पे इनका ये पॉइंट जाता है। फिर ये क्या कहते हैं कि समाज में, हाँ, समाज में जा रहे फीडबैक से चीजें समझेंगे, वो हो गया। फिर ये कहते हैं इनका एक जो मेन पॉइंट आता है क्या है कि माइग्रेशन, कि लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम से असंतुष्ट हैं। लोग बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, उनको और अच्छे मौकों की तलाश है। अगर उनको अच्छा मौका कहीं और मिला वो वहां जा रहे हैं। अगर इंडिया उसी टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छा डेवलप कर गया तो वापस इंडिया भी आना चाहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि अमेरिकन डायस्पोरा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी इंडिया वापस आ रहे हैं और आना भी चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर उम्मीद है कि इंडियन सिचुएशन ज्यादा अच्छी होंगी और वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं। अब ये कहते हैं जुडिशियल जो हमारे लॉज है उसमें जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं बन पा रहे हैं। तो चीजें बनते बनते ही तो बनती हैं। पहले महिलाओं के लिए भी कोई इस तरह के प्रोटेक्शन नहीं थी जैसे आज की डेट में है, पर आज की डेट में वो प्रोटेक्शन आ गए। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास था जुडिशियल सिस्टम पे, उन्होंने अपील की, वो कोर्ट के प्रोसीजर से गए, तब जाकर उनको वो चीजें मिल पाई। हमारा एक्सक्लूसिव केस महोदय, हम सीधी बात कर रहे हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, तो बुद्धिजीवी क्या देख रहे हैं एक चीज कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसका मतलब क्या है कि हर साल जो है वोटर परसेंटेज जो बढ़ते जा रहा है, टर्नआउट बढ़ते जा रहा है। अगला, इंडिया में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है, मतलब कि लोग अपनी इच्छा से सरकारों को चेंज करते हैं। सरकार को चेंज करना मतलब क्या है? मुझे इससे निराशा हो गई या मुझे ये पसंद नहीं है, तो मुझे दूसरे में होप दिख रहा है, मैं उसको लाऊंगा पावर में। तो इसका एग्जांपल क्या होता है कि लोकसभा में बीजेपी को बहुत बड़ी मतलब एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगता है, केजरीवाल दिल्ली में साफ हो जाते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो वोटर परसेंटेज जो बढ़ रहा है इससे नहीं हो पाती, ये मतलब एक क्लियर स्टैट हमें दिख रहा है, डेटा दिख रहा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि यदि इंडिया की जनता जो है उसको सत्ता और समाज के खिलाफ अविश्वास हो जाता, मतलब अगर वो उससे बिल्कुल ही खफा हो जाती, तो कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन होता, बार बार रेवोल्यूशन होता कि डेमोक्रेसी को हटाओ, इन चीजों को हटाओ और इनको हटा के फेंको। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा कहीं देखने को मिला? तो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। फिर आते हैं उस पॉइंट पे कि जब ये कहा जाता है दुनिया में और इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि भारत में डेमोक्रेसी जो है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इससे क्या निकल के आता है सामने कि दुनिया आपकी बड़ाई कर रही है, दुनिया बड़ाई कर रही है। इसमें वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स भी हैं, इसमें वेस्टर्न लोग भी हैं, और इंडिया में कहीं ना कहीं ये बायस है कि वेस्टर्न लोग यदि आपकी बड़ाई करते हैं तो आपको लगता है कि चीज अच्छी हो रही है, तो यहां से भी आपके अंदर जो होप का रिकंसाइलेशन वो फिर से हो जाता है, फिर से ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है अपने देश को लेकर, और आपको लगता है कि मेरे देश में चीजें हो रही है वो अच्छी हो रही है और इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप है। अगला हम देखते हैं कि अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो आज के समय में इंडिया जितना ऑप्टिमिस्टिक है उतना पिछले 100 सालों में कभी भी नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है ऑल टाइम हाई पे चल रही, बेस्ड अपॉन पहले क्या चल रही थी। अगला, हम स्टार्टअप्स कर रहे हैं, हम बड़े बड़े एमएनसीज बना रहे हैं, और एमएनसीज कैसे? एमएनसीज ऐसे जो बाहर के देशों में जा रहे हैं, मतलब पहले जो बाहर के देश हमारे यहाँ के बिजनेस करते थे, इसका उल्टा हो रहा है। जैसे अडानी ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट्स खरीद रहे हैं, वो बाहर के देशों में जा रहे हैं, जैसे दूसरे देशों में इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, एग्जांपल्स हो गए। तो हम यहाँ तक प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? जॉब क्रिएशन हो रही है। जॉब क्रिएशन के साथ क्या हो रहा है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। और भारत की जो जनता है वो मेनली कैसी है? भारत की जनता ऐसी है कि छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढना चाहती है, जो हम देखते भी हैं कि यदि आपके जीवन में 4 खराब चीजें भी हो गई तो आप जो छोटे छोटे सुख के मोमेंट है आप उनको पकड़ के खुश होने की कोशिश करते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है सोशल मीडिया की हाई एक्सेप्टेंस। कैसे? सोशल मीडिया के आने से क्या होता है कि क्या हमें देखने को मिला है कि लोग छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीख गए हैं। इससे ये बात भी क्लियर होती है। अगला आते हैं महोदय कि सोशल इंस्टीट्यूशंस तो हमारे आज भी उसी तरह से काम कर रहे हैं और अपने आप में इंप्रूव करते जा रहे हैं और इनके खिलाफ बगावत भी नहीं होती। अगला देखिए कि भारत का जो इंसान है वो कंपैरेटिव एनालिसिस भी तो करेगा। बगल में पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ में आजाद हुए थे, श्रीलंका भी ऑलमोस्ट एक ही साथ आजाद हुआ था, लेकिन इन सबके कंपैरिजन में भारत सबसे ज्यादा प्रगति कर पाया है। तो क्या ये चीज जो है, क्या ये भारत की जनता जो है उसके मन में अविश्वास भरेगी? बिल्कुल नहीं भरेगी। ये उल्टा काम करेगी, क्योंकि लोग देखेंगे कि मेरे देश ने इन सारे एक्सेप्शंस के खिलाफ जाके और मेरे देश ने ऐसे स्टांस लेके, जैसे जो पहले हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का
चांस लिया था, या फिर जिस तरह से हम रशिया और यूएसए को साथ में बैलेंस कर पाते हैं एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के बावजूद, ये सब तो हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म ही भर रहा है। तो कहां पे आपको ये चीजें दिख रही हैं कि इंडिया के लोग जो उनका अविश्वास आ गया अपने पूरे सिस्टम में और वो उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और अगला कि लोग उसके खिलाफ जाना चाहते हैं। तो महोदय, ना कोई एम्पेरिकल डेटा है, ना कोई बैकिंग है इस चीज के पीछे, आप सिर्फ एक मेयर अजम्पशन में डिबेट करके जा रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, या फिर फीडबैक जो भी आ रहा है, फीडबैक आप आउटपुट नहीं बता पा रहे, आउटपुट पे कहां पे वो चीजें डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिल रही है और उसके खिलाफ कहां पे बगावत हो पा रही है। तो इन सब कारणों से महोदय हम मानते हैं कि जो इंडिया है वहां पे अविश्वास और निराशा का भाव नहीं है सिस्टम और सत्ता के अगेंस्ट। धन्यवाद। 3, 2, 1। सदनी गर्मा को मेरा सादर नमन। दिए गए विषय के पुरजोर पक्ष में महोदय समझने की आवश्यकता है। हमारे जो प्रतिपक्षी साथी आते हैं वो स्टार्ट करते हैं कि हम जितना भी जो बुद्धिजीवी हैं वो एम्पिरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर जो है वो अपना एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम कोई भी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। मैं आगे अपनी स्पीच में कैसे बताऊंगा कि हमने जो अपना पक्ष दिया था उसके सारे स्टैटिस्टिकल डेटा, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा मैं अपने इसमें प्रस्तुत करता जाऊंगा। सबसे पहले बोल के आते हैं कि लगातार जो इनकम डिस्पैरिटी पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद लगातार कम होती जा रही है। इसके पीछे का कोई उनका खुद का स्टैटिस्टिकल नहीं था। जब हम करंट में देखते जाते हैं, करंट में किस प्रकार से जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी पॉवर्टी लाइन के जो नीचे लोग हैं वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब हम करंट कंडीशन में इंडिया की जब बात करते हैं तो जो पावर या इकोनॉमिक एक्यूमुलेशन है वो कुछ जो मेजर कंपनीज है, जिसका एग्जांपल भी देखा जाता है आगे अडानी अंबानी, इनके पास वो पावर एक्यूमुलेशन, उनके पास इकोनॉमिक एक्यूमुलेशन है, और उस वजह से जो इकोनॉमिक जो पूरे डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम में जब इकोनॉमिक सिस्टम की जब हम बात करें तो वहां पर किस प्रकार से अंबानी अडानी जैसे जो बड़े बिजनेसमैन हैं या जितने भी बड़े बिग कॉर्पोरेशन है, उन कॉर्पोरेशन की जो हेजेमनी है वो स्थापित हो चुकी है। और इस वजह से मेजॉरिटी, यहाँ पे अधिकांश शब्द की बात हुई थी, अधिकांश जो लोग हैं यानी कि मेजॉरिटी लोग आज भी किसके नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है। तो ये पहला स्टैटिस्टिक्स जहां पर निकल के आता है, जहां पर ये साबित करता है कैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है और करंट में वो सिस्टम फेलियर की। और अब यहां से इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग ज्यादा है, इससे क्या हो रहा है, अविश्वास और निराशा की भावना कैसे जागृत होती है। जब एक व्यक्ति समाज के उस बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो उस बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोगों के अंदर सिस्टम के प्रति अविश्वास इस प्रकार से जनरेट होगा कि उनको जो, अब यहां पे हमने उसके बाद जो हमने बताया था किस प्रकार से वो प्रदर्शित कैसे होता है, प्रदर्शित इस प्रकार से होता है, ये एक फैक्टर था। इस फैक्टर के पीछे प्रदर्शित इस प्रकार से होगा कि जो इस देश को या इस देश के प्रति, जब उन्होंने एग्जांपल दिया था निराशा की, जब उनकी परिभाषा आई, उम्मीद का ध्वस्त हो जाना, डिप्रेशन और उस सिस्टम के खिलाफ जाने की प्रवृत्ति। क्या इंडिया के में आज जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद करंट टाइम में जितने नंबर ऑफ प्रोटेस्ट्स हैं, क्या जो इकोनॉमिक ऑल इंडिया लेवल कितने प्रोटेस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात देखा जाए एजुकेशनली या इकोनॉमिकली, हर जगह पे प्रोटेस्ट, फार्मर लॉस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रोटेस्ट, और इस प्रकार की जो अभी रिसेंटली जो इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की जगह मैं कह रहा हूं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट उस चीज का निराशा का भाव दिखा रहा है कि कैसे वो प्रोटेस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर उस जो निराशा का भाव वहां पर निकल के आता है कि वो प्रोटेस्ट उस सिस्टम के खिलाफ है, यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया है, इनकम डिस्पैरिटी जहां पर आ रही है उस इनकम डिस्पैरिटी को शो करता है वो प्रोटेस्ट। अब उस प्रोटेस्ट को आगे किस प्रकार से मैं बढ़ा जाऊंगा। अगली चीज बोल के आते हैं कि युक्त हो जाना, पूर्ण रूप से लिप्त हो जाना। अब अविश्वास यानी काम ही नहीं कर, उनकी डेफिनेशन थी, अविश्वास का मतलब है कि काम ही नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। जबकि अविश्वास की परिभाषा नहीं है, हमने अविश्वास की परिभाषा ये बताई थी। अविश्वास क्या होता है, अविश्वास का मतलब कि मुझे उस चीज में बिलीफ नहीं है। अब बिलीफ ना होना वो मैं एक प्रदर्शित करूंगा अपने फीडबैक के तौर पर। अब मैं फीडबैक दे रहा हूं, अब किस प्रकार से, जब आगे बताऊं किस प्रकार से वो फीडबैक आ रहा है। फीडबैक के मैकेनिज्म में जब हमने बताया सिस्टम की अप्रोच है, उस सिस्टम अप्रोच या सिस्टम जो एनालिसिस है उस सिस्टम का कहीं उन्होंने काउंटर नहीं दिया। इनपुट आउटपुट किस प्रकार से फीडबैक आता है, उस फीडबैक में कैसे वो सिस्टम में वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और स्ट्रक्चर फंक्शंस का भी कोई काउंटर सामने से आता नहीं है। हमने बताया था पूरी उनकी जो डिबेट थी वहां पर अलग अलग प्रकार के वो एग्जांपल्स पे ही थे। हमारा जो सिद्धांत था इनपुट आउटपुट का, उसमें मैं कैसे बताऊंगा जब फीडबैक की बात करते हैं। फीडबैक अलग प्रकार से आता है। फीडबैक या तो वोटिंग टर्नआउट से आएगा, फीडबैक यहाँ पर कला के रूप में भी आएगा। यानी कला किस प्रकार से आएगा, जो हमारा मीडिया है, मीडिया सोशल मीडिया भी हो सकता है और जो मेजर मीडिया भी जो है वहां पर भी वो फीडबैक निकल के आएगा। फीडबैक में वो निराशा और विश्वास का भाव झलकेगा। लगातार जो करंट में टाइम पर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर किस प्रकार से जो ट्रेडिशनल मीडिया था, वो ट्रेडिशनल मीडिया को छोड़कर लोग जब सोशल मीडिया की तरफ आते हैं, सोशल मीडिया में जो रिसेंटली जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, वो क्रिएटर सरकार की जो नीतियां और नीतियों के खिलाफ किस प्रकार से वो अपना अविश्वास वहां पर प्रदर्शित करते हैं। वो अविश्वास जब प्रदर्शित किया जा रहा है, तो अविश्वास जब प्रदर्शित किया जाता है तो वो इंडेक्स अविश्वास प्रदर्शित करना अपने आप में निराशा का भाव वहां पे दिखाता है और निराशा का भाव उस चीज को लेके आता है। अब उन्होंने बोला कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है डायस्पोरा वापस आना चाहता है। टोटल जो है अजम्पशन है, कहीं भी कोई भी इसका कोई बेस नहीं है कि कैसे जो डायस्पोरा है, जो लोग इंडिया से बाहर जाए। हमने एग्जांपल दिया था माइग्रेशन की टेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम एग्जांपल देखें, जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की जो अंदर टेंडेंसीज है करंट टाइम पर, जो हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज जो इकोनॉमिक एजुकेशन सिस्टम था उसका फेलियर यहाँ पर उसके लिए निराशा नजर आती है कि हायर स्टडीज के लिए जो
स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में वहां पर उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है किस प्रकार से वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, और उसके खिलाफ जब उसकी टेंडेंसीज वो शो करती है कि वो बाहर जा रहा है। तो ये एक एम्पिरिकल डेटा यहाँ पर आता है कि वो मेजोरिटी जो हाई स्टडीज के लिए स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं, अब कोई जा पा नहीं रहा है, वो अलग उसकी निराशा है कि वो बाहर जा भी नहीं पा रहा है। ये भी अशक्तिकरण की दिखाता है कि इंडिया के सिस्टम में उसको इस प्रकार से शक्तिकरण भी नहीं दिखा पाया कि वो बाहर जा सके, और बाहर जाना चाहता है। वो चाहने की जो अपने आप में टेंडेंसी है वो इस चीज को दर्शाती है कैसे वो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में नहीं है और उस चीज को मिलता है। टर्नआउट को उन्होंने बोला कि लगातार गवर्नमेंट चेंजेस भी हो रही है, टर्नआउट भी आ रहा है। क्या लगातार यहाँ पे मैं अब यहाँ पे टर्नआउट के अंदर जब मैं बात करूंगा नोटा का परसेंटेज, जब से जो नोटा की जो प्राधिकरण जो वोटिंग इलेक्शन सिस्टम में आया है, वोटर रनआउट इलेक्शन में नोटा के परसेंटेज है नन ऑफ द एबव, कि वो किसी भी चीज को नहीं चुनना चाहते। ऊपर उनके सिस्टम में जो उनके पास चॉइसेस है उस चॉइसेस में किसी को नहीं चुनना चाहते। तो ये जो टर्नआउट है नोटा का वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जब ये लगातार बढ़ता जा रहा है तो ये उसका एक डेटा यहाँ पर निकल के आता है कि वो क्यों उस चीज में जो सस्ता या फिर जो सिस्टम था उस सिस्टम में वो अपने निराशा दिखाएंगे। अगली चीज आती है कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन। उन्होंने बोला कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा। कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन का ना होना क्या है? कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन का मतलब यह है कि आप समाज में या सत्ता के द्वारा बनाई गई जो नियम कायदे कानून है उन नियम कायदे कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस नियम कायदे कानूनों के खिलाफ आप रिवोल्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। और वो रिवोल्ट किस नजर से आ रहा है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रोटेस्ट में हो रहा है, मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा है। मीडिया में जो मूवीज और जो अलग अलग प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, वो डॉक्यूमेंट्रीज में वो चीज निकल के आती है। वो डॉक्यूमेंट्रीज में वहां पर जो मेजोरिटी लोग हैं उस चीजों के बारे में बात करते हैं। हमने जैसे बताया, अब इसके बाद वो बोलते हैं कि जो लगातार वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स में होप आ रही है, कहीं नहीं आ रही। वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स लगातार इंडियन सिस्टम है, इंडियन में डेमोक्रेसी फेलियर की जो न्यूज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका कोई उसके पीछे बैकिंग नहीं थी कि वेस्टर्न मीडिया आपकी जो है बढ़ाई कर रही है, जबकि उल्टा है, वेस्टर्न मीडिया आपकी लगातार विरोध में है, आपके जो इंडिया का सिस्टम है उसको खिलाफ करने की, उसके जो है उसके कमियां गिराने की बात करती रहती है। कंपैरेटिव एनालिसिस उन्होंने बोला लास्ट में कि इंडिया का जो लोग है वो इंडिया का बुद्धिजीवी वो कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा, इंडिया को पाकिस्तान से देगा। क्यों केवल पाकिस्तान से देखेगा? इंडिया को यूएस और बाकी जो डेवलप कंट्रीज है उससे कंपैरेटिव एनालिसिस करेगा। क्या वहां से रिलेटेड, अगर वहां की जो सिस्टम है उस सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो क्या इंडिया का सिस्टम उस लेवल पर है? अगर होता तो क्या इंडिया का जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, कंपैरेटिव एनालिसिस में यूएस या जितने भी डेवलप कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जहां पर जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज इंडिया के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है, और क्या इंडिया का व्यक्ति निराशा की भाव वहां पर क्यों नहीं आएगा? वो वहां पर उस चीज को वहां पर दर्शाने की वो आती है। फीडबैक के तौर पर जैसे बताया, अलग प्रकार के फीडबैक में वो चीजें निकल के आती हैं। उन्होंने बोला कि लगातार जो बिजनेस है, लगातार स्टार्टअप्स होते जा रहे हैं, वो स्टार्टअप्स का क्या प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा है आज के टाइम पर? क्या उनको प्रॉपर फंडिंग मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। केवल एक आपने स्टार्टअप की एक वो लहर बना दी है कि आप लगातार स्टार्टअप को दे रहे हैं। स्टार्टअप शुरू होते हैं लेकिन वो स्टार्टअप वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर पाते, स्टार्टअप सस्टेन नहीं कर पा रहे लॉन्ग टर्म में। वो सस्टेन ना कर पाना ही उस चीज की दर्शाता है कि वहां पर वो सिस्टम के खिलाफ निराशा की भावना आ जाती है। और जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो मैं बस कंप्लीट कर रहा हूं कि जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो बड़े इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, केवल उन्हीं की सत्ता वहां पर स्थापित है, और मेजॉरिटी लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उस चीज को नहीं समझा पाते, उनके अंदर वो निराशा का भाव है। धन्यवाद महोदय। सबसे पहले मेरे नेता एक प्रश्न पूछ के गए थे, निराशा का मतलब इन्होंने सेंस ऑफ डिस्पेयर बताया था अंग्रेजी में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डीपीएम नहीं बताया, मतलब कि जो मेरे नेता ने निराशा की परिभाषा बताई थी वो मान ली जाएगी। आगे निराशा की परिभाषा में एक सबसे इनहेरेंट बात जो थी वो ये थी कि हम खिलाफ जाके आंदोलन करेंगे, हम खिलाफ जाके बोलेंगे। दूसरी चीज, इनके पूरे डिबेट को मैं 2-3 लाइनों में समराइज करके बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई है। आप कह रहे हैं कि हमने इस कोई भी लॉ आया उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया, अच्छी बात है, इसके खिलाफ हमने आंदोलन किया, लेकिन क्या हमने सत्ता के खिलाफ आंदोलन किया? सत्ता मतलब क्या? सत्ता का मतलब होता है डेमोक्रेसी। क्या हमने डेमोक्रेसी के खिलाफ आंदोलन करके बोला डेमोक्रेसी को हटा दो? नहीं, हमने किसी पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें आशा है इस बात की कि नई पॉलिसीज आएंगी, नई पॉलिसीज को लागू किया जाएगा। तो ये जितने भी प्रोटेस्ट हो गए हैं ये सारे प्रोटेस्ट एग्जाम्पल हैं आशा के, ना कि निराशा के एग्जाम्पल है। दूसरी चीज महोदय, अविश्वास की जो ये परिभाषा बता के जाते हैं हमारे नेता का काउंटर करते हुए कि मुझे बिलीफ नहीं है, ये मेरे नेता के अंदर में आता है। इसके बाद ये दो सब्सटेंशिएशन करते हैं कि जिसका मैंने रिबटल नहीं दिया, मैं साफ साफ रिबटल देता हूं। ये कहते हैं सिस्टम का फीडबैक, स्ट्रक्चर का फीडबैक। ये सिस्टम और स्ट्रक्चर का फीडबैक का अपने आप का मतलब क्या है? ये सिस्टम और स्ट्रक्चर का जो फीडबैक आ रहा है वो डेमोक्रेसी के थ्रू आ रहा है। जब सिस्टम का फीडबैक आ रहा है कला के सेंस में, ट्रेडिशन के सेंस में, तो वहां पे सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं हम। मतलब क्या? मतलब हम डेमोक्रेसी को इनहेंस करने की बात कर रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ बोल के सरकार को हटा सकते हैं, नई सरकार को ला सकते हैं। और जो आपका पूरा पैराडाइम है जो आपने पूरा बनाया कि हम यहां खिलाफ बोल गए, यहां खिलाफ बोल गए, यहां खिलाफ बोल गए, ये अपने आप में कंटिन्यूअस
रेवोल्यूशन नहीं है। कैसे कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन नहीं है? जब हम कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन करते हैं तो हम सत्ता की जो परिधि है उसको चेंज करने की बात करते हैं। हम डेमोक्रेसी को चेंज करके एनार्की में बदलना चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी को चेंज करके डिक्टेटरशिप में बदलना चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी को पूर्णतः बदलना चाहते हैं। ये यहाँ पे बदल नहीं गए। आप हर बार कह रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट में निहित होता है कि जब मैं कृषि आंदोलन करूंगा तो मैं चाहूंगा जो कृषि के लॉज हैं वो बदलें, मुझे पता है बदलेंगे तभी मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं। यहाँ पे अपने आप में एक आशा जुड़ी हुई है, तो यहाँ से जो इनका ये जो डिबेट में प्रॉब्लम आ रही है वो समाप्त होती है। आगे बढ़ते हुए महोदय मैं कुछ एक एक करके इनके बिंदुओं पे आता हूं। ये कह रहे हैं माइग्रेशन होगा, ठीक है, समझते हैं, स्टैट से समझते हैं कितना माइग्रेशन होगा। क्या भारत के 40% लोग चले गए? क्या भारत के 20% लोग चले गए? क्या भारत के जितने ट्रक ड्राइवर थे वो अमेरिका में चले गए ट्रक चलाने? नहीं गए हैं। क्या भारत के जितने स्टूडेंट थे उसमें से 40% स्टूडेंट चले गए? नहीं गए हैं। कुछ बच्चे इसके अपॉर्चुनिटी में कि वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसलिए गए हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ज्यादातर लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग को आशा है, यहां से ज्यादातर लोगों को यहां से उम्मीद है। तो आप इसको बता के जाइए कैसे। अब आप स्टैट्स के बेसिस पे जब कर रहे हैं, अधिकांश की बात हो गई ना, अधिकांश लोग का अपने आप में मतलब क्या है, जिसका जो डिबेट में चल रहा है अधिकांश मतलब क्या, ज्यादातर लोग मतलब आधे से ज्यादा लोग। तो आधे से ज्यादा लोग माइग्रेट कहां कर रहे हैं? आपने दो बात कही थी, आपने फीडबैक में दो चीज कही थी, एक ब्रेन ड्रेन होता है, एक माइग्रेशन होता है। तो आधे से ज्यादा लोग का माइग्रेशन कहां हो रहा है और आधे से ज्यादा लोग ये चिन्हित कहां कर रहे हैं कि मुझे जाना है, ये भी बात नहीं आ रही है। तो यहां से जो आपका बात है, जो प्रदर्शन वाला आपका बात है, वो अपने आप में खत्म होता है। आगे बढ़ते हुए महोदय, जब ये स्टैट्स की बात करते हैं और इनकम डिस्पैरिटी की बात करते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। इनकम डिस्पैरिटी का अपने आप में मतलब है कि इकोनॉमिक कंडीशन इनइक्वालिटी जो है वो लगातार बढ़ रही है। मतलब कि पहले जो रिसोर्स का एक्युमुलेशन था जिस हिसाब से 1947 में था उससे अभी तक बढ़ी है। क्या बीपीएल से 30-40 करोड़ रुपए बीजेपी गवर्नमेंट में बीपीएल से बाहर आने वाले लोग नहीं है? बिल्कुल है। आप कह रहे हैं नहीं, आप बिल्कुल गलत बात बोल के जा रहे हैं। बीपीएल में आप बोल रहे हैं ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, बिल्कुल फैक्चुअली कर रही है। तो इनकम डिस्पैरिटी अपने आप में कम हुई है इस कंपेरिजन से। अगर हम 1947 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये फैक्चुअली कर रहे हैं। दूसरी चीज, इकोनॉमिक एक्युमुलेशन की आप बात कर रहे हैं, अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। इस केस में जब इकोनॉमिक एक्युमुलेशन हुआ है तो क्या जिनके पास इकोनॉमिक एक्युमुलेशन हुआ है और जिनके पास इकोनॉमिक एक्युमुलेशन नहीं हुआ है, इन दोनों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो चेंज नहीं हुआ है? क्या उनके लाइफ स्टैंडर्ड में बदलाव नहीं है? बिल्कुल लाइफ स्टैंडर्ड में बदलाव आया है। तो आपका जो ये पैराडाइम है जो आप फैक्चुअल इधर करके जा रहे हैं वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद आपका उसका पॉइंट था जो खंडित होता है। आगे बढ़ते हुए महोदय, यहां पे बात कर रहे थे वोटिंग टर्नआउट कम हुआ है, लो हुआ है। आपने कौन सा स्टेट्स प्रेजेंट किया जहां पे ये पता चला कि वोटिंग टर्नआउट कम हुआ है, कम लोग वोट दे गए? बिल्कुल पहले जितने लोग वोट दे गए थे, पिछले लोकसभा में जितने लोग वोट दिए थे, लगभग उतने ही लोग इस लोकसभा में वोट दिए हैं। उससे कम तो नहीं हुए, उससे ज्यादा भले होंगे। दूसरी चीज, आप कहते हैं वंचित लोगों की रुचि जो है घट गई है, इसलिए घट गई है कि पहली चीज कहां घट गई है? किसने बोला घट गई है? क्या रीजन आपने दिया घट गई है? मैं बताता हूं कैसे नहीं घट गई है। हर वंचित लोग अपने पार्टी को अपना एक नेता चुनते हैं। जितने वंचित पार्टियां बनी हैं, एग्जांपल के लिए उत्तर प्रदेश में अगर निषाद पार्टी बनी है, वो वंचितों के लिए बनी है, वंचितों को हक दिलाना चाहती है। क्या उसको वोट परसेंटेज नहीं मिल रहे हैं? बीएसपी की जो गवर्नमेंट है, क्या उसका वोट परसेंटेज बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या उसको वोट मिलते ही नहीं है? वंचित लोगों के लिए जो पार्टियां बनी है उनको भी तो वोट मिल ही रहा है। तो जो आपने ये चीज बोली कि वंचित की रुचि ही खत्म हो गई है, वो बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक बात थी। उसके बाद आप स्टार्टिंग से ही लास्ट तक जो अपनी डिबेट कर रहे थे, मतलब जो पीएम की पूरी स्पीच आई थी, वो अपने आप में कहां गया ये, ठीक है, वो अपने आप में क्लैरिटी की बहुत ज्यादा वहां पे कमी है। वहां पे आप क्या कह रहे हैं कि भारत में कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, सिस्टम का इशू, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। आप इन तीनों चीज की बात करते हैं, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। स्ट्रक्चर भारत की किस सत्ता के अंदर आता है? डेमोक्रेटिक सत्ता के अंदर आता है। क्या भारत के लोगों ने इससे निराश होकर, भारत के लोगों ने किसी एक ने भी कहीं पे भी, आप क्वेश्चन आंसर कहीं पे भी क्लैरिफाई करिए कि कोई भी भारत के डेमोक्रेसी के खिलाफ चला गया है? अधिकांश की बात ही हटाइए। दूसरी चीज, क्या भारत के लोग जो हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि समाज के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, जो मेरे नेता बता के जाते हैं उसको मैं आगे बढ़ाता हूं, क्या उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ भारत के लोग चले गए हैं और कह गए हैं कि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के हम बाहर चले जाएंगे, हमको भारत के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रहना नहीं है? थोड़ा और समझाता हूं। क्या मैंने जो गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को अपने राइट सरेंडर, कुछ अधिकार अपने सरेंडर किए हैं और उनसे कुछ राइट दिया है, क्या मैं उसको छोड़ के जाना चाहता हूं? अगर जाना चाहता हूं तो आप मुझे बताइए कि कैसे अधिकांश लोग जाना चाहते हैं। क्या जो मैं सोशल स्ट्रक्चर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंस्टीट्यूशंस के साथ लागू कर रहा हूं, जो इंस्टीट्यूशंस भारत में है, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया और जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, क्या मैं उन इंस्टीट्यूशन से अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा हूं? क्या भारत का लोगों से उसमें से बिल्कुल विश्वास खत्म हो चुका है? क्या भारत उसके पास जाता ही नहीं है? क्या भारत के लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो आप बताइए कहां कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो यहां से जो आप लीगल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके खिलाफ अगर कोई आंदोलन होगा तो इस आशा में होगा कि नई चीजें आएंगी, नई चीजें आके नए बदलाव आएंगी। लेकिन इसमें कोई भी आंदोलन सोशल कॉन्ट्रैक्ट और समाज के खिलाफ नहीं है, ना ही इसमें कोई भी आंदोलन सत्ता के खिलाफ है। आगे बढ़ते हुए महोदय, आप जो
आप जो बात करके जाते हैं कास्ट में समस्या, नेपोटिज्म में समस्या, इसको समझते हैं। भारत का समाज कैसा है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली हम क्या जाति व्यवस्था को मानते हैं? नहीं। तो हमारा समाज क्या कहेगा कॉन्स्टिट्यूशनली कि हम जाति व्यवस्था को मानते ही नहीं। तो जो ये समस्या है इसी को तो हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं? आशा के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने इतिहास से आज तक की बात बताता हूं, क्या 1947 से अभी तक कास्ट सिस्टम में कमी नहीं आई है? आप दूसरी कौन सी समस्या गिनाते हैं? वंचितों की समस्या। क्या वंचितों को अभी तक जो इनकम डिस्पैरिटी है उसमें कमी नहीं आई है? ये सब कुछ हुआ है। तो आपका जो पूरा डिबेट था यहीं से खत्म होता है। धन्यवाद।